Okay, today we are going to review all the tenses in English grammar, and today's lecture would be bilingual. ठीक है, हम इसको इंग्लिश में भी स्टडी करेंगे and we'll try our level best to make Urdu medium students understand that what the tenses are all about. तो हम देखेंगे कि टेंसेस को हम किस तरह जो है स्पेशली जो स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान के अंदर while translating sentences from English from Urdu to English as well as when they convert sentences from active voice into passive voice. ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह कि यहाँ पर बोर्ड पे मैंने चार्ट बनाया. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए हमारे पास टोटल 4 टेंसेस हैं. कितने हैं? 4. When we have 4 tenses in English, number 1 is continuous, the second is indefinite, the third one is perfect, and number 4 is perfect continuous. So we have these 4 tenses all together. जब हमारे पास ये 4 tenses हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया, जिन लोगों को नहीं मालूम, कि we have 4 tenses in English, while we have 3 periods, 3 ages, 3 eras in each and every sentence and its possibilities. हमेशा कोई भी सेंटेंस हो दुनिया की किसी भी जबान के अंदर आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं? 3. Either that sentence would be in present, past और future. या तो वो पास्ट में होता है या प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है या आज के दौर में होता है या माजी में होता है या मुस्तकबिल में आने वाले दौर में होता है. इसका मतलब है कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसके भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों एरास हो सकते हैं. आज के दौर में, गुज़रे दौर में और आने वाले दौर में. इसी तरह इंडेफिनिट टेंस है तो वो प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में. Like the same, when it comes to perfect tense, there are 3 possibilities, 3 eras, 3 ages, present, past and future. और इसी तरह जब हम जाते हैं perfect continuous tense में तो इसके अंदर भी 3 options आपके पास हैं, 3 possibilities हैं, क्योंकि future perfect continuous tense भी perfect continuous tense भी 3 eras में हो सकता है. perfect continuous present में भी हो सकता है, past में भी और future में. ठीक है, तो सबसे पहली चीज है पहचान, आइडेंटिफिकेशन. कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा. जब भी किसी उर्दू जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड है रहा तो वो इंग्लिश में जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा. ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस. रहा इज द अल्टीमेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस. किसी भी उर्दू जुमले का अगर सेकंड लास्ट वर्ड है रहा तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है. इसी तरह किसी भी अगर उर्दू जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड है ता तो वो किसकी पहचान है? इंडेफिनिट की. किसी भी उर्दू जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड है चुका तो वो क्या होगा? परफेक्ट टेंस. और किसी भी उर्दू जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड है रहा लेकिन अगर उस जुमले के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी आ जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है. और यही डिफरेंस है बिटवीन कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बोथ हैव रहा एज द सेकंड लास्ट वर्ड, but when you have raha without any specific time frame, like वो सो रहा है, वो सो रहा continuous, but वो 2 घंटे से सो रहा, ये continuous tense नहीं है, ये perfect continuous tense है. ठीक है, वो खेल रहा continuous है लेकिन वो सुबह से खेल रहा, it's not a continuous tense, it would be perfect continuous tense. और जब इनके साथ प्रेजेंट की पहचान है पास्ट की था, फ्यूचर की होगा. यानी प्रेजेंट आज के दौर को जाहिर कर रहा है तो उसकी पहचान क्या अल्टीमेटली है. ये कौन जाहिर करता है? आखिरी लफ्ज. टेंस बताता है किसी भी जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड उर्दू में और उर्दू जुमले का आखिरी लफ्ज बताता है कि कौन सा जमाना है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. अगर है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो क्या होगा? उर्दू में था. और अगर किसी भी उर्दू जुमले का आखिरी लफ्ज है होगा तो वो किसको जाहिर करता है? फ्यूचर को. ठीक है, तो ये जब आप इसको साथ मिलाएंगे यानी कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा लेकिन रहा के साथ अगर है आ जाए तो वो क्या रहेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. रहा के साथ अगर था आ जाए तो वो क्या रहेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. रहा के साथ अगर आखिरी लफ्ज है होगा, होगा किसकी पहचान है? फ्यूचर की, तो वो क्या रहेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. सो ये सारी आइडेंटिफिकेशन आपके सामने है. यानी रहा है अगर फीमेल होगी तो रहा है की जगह क्या रहेगा? रही है. जालों के लिए रहे हैं और अपने लिए रहा हो. अगर फीमेल है तो रही. कैसे? बिकॉज कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा और प्रेजेंट की पहचान है. इसी तरह जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसी तरह अगर रहा सेकंड लास्ट वर्ड है लेकिन लास्ट वर्ड जो है वो है था तो था किसको एलैबोरेट करता है? पास्ट को. तो ये क्या रहेगा? रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह रहा होगा क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. बिकॉज होगा किसकी पहचान है? फ्यूचर की. तो रहा होगा फीमेल के लिए रही होगी, जालों के लिए रही होगी. इसी तरह when it comes to definite, ता के साथ है आ जाए तो वो present indefinite, ता के साथ आ जाए तो past indefinite, ता के साथ होगा आ जाए तो future indefinite. इसी तरह perfect की पहचान क्या? चुका. तो present की पहचान क्या है? तो चुका है, present perfect, चुका था, past perfect, चुका होगा, future perfect. इसी तरह रहा प्लस टाइम प्लस है, present
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, रहा प्लस टाइम प्लस था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, रहा प्लस टाइम प्लस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, रहा रही भी हो सकता है, रहे भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द जेंडर एंड इट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट्स सिंगुलर और, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद जब आपने पहचान कर ली, आइडेंटिफिकेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एक्टिव में भी और पैसिव में भी। व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस तो क्या लिखा मैंने बड़ा सा, थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इट डजंट मैटर वेदर इट्स इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इट डजंट मैटर वेदर द एज इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। The ultimate reality is that you always use third form of the verb whenever it is passive voice, whenever the sentence is being started with object. जब एक object से start होगी, then you have to use third form of the verb whatsoever. Okay? और बाकी एक्टिव में देखते हैं। एक्टिव में जब continuous tense है तो first form plus ing आती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रहा है यानी present continuous है, past continuous है या future continuous है। रहा है तो first form plus ing। इसी तरह इंडेफिनिट में तीनों में डिफरेंट है। इंडेफिनिट में क्या है कि फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट डेफिनिट में, ता है में, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक बंदा है काम करने वाला शख्स, तो फिर एस या ईएस का इजाफा होता है। यानी ही एक है तो ही कम नहीं होगा, ही कम्स होगा। शी एक है सिंगुलर तो शी गो नहीं होगा, गोज होगा। तो यू हैव टू पुट एन एडिशनल एस और ईएस, जस्ट लाइक द सेम व्हेन इट कम्स टू पास्ट। When it comes to past, past के अंदर बल्कि अभी हमसे इसमें देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर प्लूरल है तो फिर ऐसा कोई इजाफा नहीं करेगा। जैसे दे ज्यादा लोग होते हैं ना तो दे गो, दे गोज नहीं, वी कम, वी कम्स नहीं। जब ज्यादा लोग हैं तो ऐसे एस का कोई इजाफा नहीं होता। पास्ट में जाए, पास्ट इंडेफिनिट में तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म किसमें होती है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, सिंपल में नहीं होती। यानी वो स्कूल नहीं जाता था में फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या वो स्कूल जाता था इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन वो स्कूल जाता था में फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, तब क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हर हालत में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इसका इजीएस्ट वे याद रखने का ये है कि इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, देयर आर सम इफ्स एंड बट्स। फ्यूचर में नहीं है, उसमें हर हालत में फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट में इफ बट्स क्या है कि फर्स्ट फॉर्म आती है, बट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यू हैव टू ऐड एस और ईएस आफ्टर दैट। और अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ इजाफा नहीं करना, व्हेन यू हैव प्लूरल एज अ सब्जेक्ट। और जब आपके पास पास्ट इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव, और सिंपल में क्या आती है, सेकंड फॉर्म। जहां तक बात है परफेक्ट टेंस की, तो है प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटीन्यूअस की तरह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगी। ठीक, फिर अब चलते हैं आगे। आगे है हेल्पिंग वर्ब्स। अब जहां तक हेल्पिंग वर्ब्स की बात है, पहले जाते हैं एक्टिव में। एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, वो है इज, एम और आर। इज विद सिंगुलर्स, क्योंकि इज का मतलब होता है, तो जब एक शख्स होगा काम करने वाला तो इज आएगा। ई का मतलब है प्लूरल, जब ज्यादा लोग होंगे तो आर आएगा। और एम एक्सक्लूसिवली आई के लिए, और अगर आई एम ना होता तो वो भी इसी ग्रुप में जाता, क्योंकि आई और यू का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि हम कहां रखते हैं, प्लूरल्स में। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज एंड वर, वाज का मतलब है था, वर का मतलब है थे, तो वाज आएगा सिंगुलर्स के साथ, वर आएगा प्लूरल्स के साथ। और विल भी है फ्यूचर कंटीन्यूअस में, जब रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इंडेफिनिट में आते हैं। डज एंड डू प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। डज सिंगुलर, डू प्लूरल, लेकिन याद रखें आते नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आते ही नहीं, यानी वो स्कूल नहीं जाता है में हेल्पिंग वर्ब आएगा, डज, उसके बाद नॉट भी लग जाएगा। लेकिन वो स्कूल जाता है में आएगा ही नहीं हेल्पिंग वर्ब। He goes to school, there is no do does, no helping verbs in present definite। इसी तरह past indefinite में एक ही helping verb है did सबके साथ, लेकिन ये भी negative interrogative में आता, सिंपल में helping verbs नहीं आता। और फ्यूचर में एक ही helping verb है will सबके साथ लगा लेंगे। उसके बाद जब आप perfect tense में आते हैं तो present में दो helping verbs हैं, has and have। has singulars, have plurals। ठीक है, past में क्या है, had सबके साथ। फ्यूचर में क्या है, future perfect में जब आपको चुका होगा वाला सेंटेंस है तो will have। ठीक है, इसी तरह जब आप आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो हैज के आगे बीन लगाना है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन एंड विल हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या था, विल हैव बीन। अच्छा, अगर आपको एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो पैसिव के याद रखना बहुत इजी है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स कंटीन्यूअस में आते हैं उसके आगे आपने ऐड करना है जस्ट एक बीइंग। ठीक है, क्या करना है,
यानी is being, am being, are being, was being, were being, will be being पैसिव वॉइस में। इसी तरह अगर आप परफेक्ट में पहले देख लें तो हैज, हैव, हैड, अगर विल हैव आपको याद है एक्टिव में तो उसके आगे क्या लगा देना बीन पैसिव वॉइस में। ये क्या रहेगा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। ठीक है, और यहां पर क्या करना है इंडेफिनिट में कि जो कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं वो इंडेफिनिट के पैसिव में है। कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव में क्या थे, तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे इज, एम, आर, वाज, वर एंड विल बी। ठीक है, यानी एक्टिव में डू डज थे ना, पैसिव में क्या लेंगे इज, एम, आर, इसमें डिड था ना तो पैसिव में क्या लेगा वाज, वर, एक्टिव में विल था तो पैसिव में क्या लेगा विल बी, यानी कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वाले। और जहां तक इसके हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन इट कम्स टू द पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, यही आते हैं जो एक्टिव में हैज बीन, हैव बीन, पास्ट में भी वही आते हैं, फ्यूचर में सिर्फ विल हैव बीन की जगह विल की जगह वुड हो जाता, वुड हैव। ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू द फॉर्म ऑफ वर्ब इट्स ऑलवेज थर्ड फॉर्म। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? इफ यू कुड comprehend these rules and you have a vocabulary with you, it means you can translate each and every sentence in English. Okay, thank you.